नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। लोकसभा चुनाव 2024 के प्रदर्शन के बाद अब कांग्रेस ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बिगुल बजा दिया है। लोकसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी ने उन राज्यों में भी बीजेपी को कड़ी टक्कर दी जहां 2014 और 2019 में वो धराशायी हो गई थी। इसमें हरियाणा भी शामिल है। उत्तर भारत के इस राज्य में कांग्रेस ने 5 सीटें जीती हैं। इस कामयाबी के बाद कांग्रेस अब राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। इस कड़ी में बुधवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने हरियाणा के नेताओं के साथ बैठक की। इस समीक्षा बैठक में हरियाणा कांग्रेस के नेताओं ने अपना पक्ष रखा। उन्होंने अपने और परायों को लेकर गधे घोड़े की बात की। हरियाणा कांग्रेस के नेताओं ने अपनों को घोड़ा बताया तो परायों को गधा। इस पर राहुल गांधी ने कहा, हमारे सभी कार्यकर्ता घोड़े घोड़ी हैं, कोई गधा नहीं है। बस ये तय करना है कि कौन शादी का घोड़ा है और कौन रेस का। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि हरियाणा के किसानों और नौजवानों को बीजेपी ने धोखा दिया है। कांग्रेस पार्टी के सभी नवनिर्वाचित सांसदों को बहुत बहुत बधाई। उन्होंने कहा कि बीजेपी के 10 वर्षों के शासन ने हरियाणा के विकास को रोक दिया है। सैकड़ों भर्ती परीक्षाओं में धांधली हुई है, किसानों पर घोर अत्याचार हुए हैं, लाठियां बरसाई गई हैं, दलितों पिछड़ों पर अत्याचार हुए, महिलाओं पर अत्याचार हुए, अपराधों में तेजी आई है। खड़गे ने आगे कहा कि हम सबको एकजुट होकर जनता की आवाज बुलंद करनी है। तो इसी पूरे मामले को लेकर कल मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने हरियाणा कांग्रेस नेताओं की बैठक की। और इसी पूरे मुद्दे को लेकर हमारे साथ कांग्रेस से एडवोकेट योगेश सिहाग जी जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वहीं भारतीय जनता पार्टी से अविरल मलिक जी जुड़ चुके हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले योगेश सिहाग जी, आपके पास से आना चाहूंगा। कल जो हरियाणा में कांग्रेस नेताओं के साथ राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने बैठक की है, बैठक में उन्होंने साफ तौर पर कई मुद्दों पर बात की है और जो लोकसभा चुनावों में अब की बार कांग्रेस ने अच्छी स्थिति अपनी बनाई है, तो आने वाले हरियाणा के विधानसभा चुनावों को लेकर भी उन्होंने वहां पर बात की है। तो आपको अभी से क्या लगता है, किस हिसाब की तैयारी हरियाणा में कांग्रेस कर रही है? पुष्पेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के सभी दर्शकों का और इसका यहाँ धन्यवाद करूंगा कि कल की जो हमारी बैठक थी जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय खड़गे साहब, विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी और हमारे हरियाणा के विपक्ष के नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और प्रदेश अध्यक्ष उदयभान जी, तमाम बड़े नेता हमारी बैठक में उसमें शामिल थे। और सबसे पहले तो केंद्रीय नेतृत्व ने जो हरियाणा में हमारी परफॉर्मेंस, बेस्ट परफॉर्मेंस रही है, जो 9 में से हमारी 5 सीटें आई है, उसके लिए सभी को लीडरशिप को बधाई दी है। और उसके साथ साथ आगामी जो हरियाणा के विधानसभा चुनाव है उसको लेकर रणनीति बनाई गई है। और कांग्रेस पार्टी तो मैं आपको माध्यम से जनता को बताना चाहूंगा, चैनल के माध्यम से, जब से 4 जून से परिणाम आए हैं तभी से मैदान चाहे डिस्ट्रिक्ट वाइज जो हमारे कार्यकर्ता सम्मेलन चले हुए हैं जिसमें तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और उदयभान जी कार्यकर्ता सम्मेलन में सभी जगह कार्यकर्ताओं को जो हमारी जो रणनीति और जो चुनावों के लिए जो उतर जाने के लिए जो स्ट्रेटजी का जो रणनीति जो मंत्र दे रहे हैं। और उसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूंगा, जो हमारा वोट शेयर है वो हमारा पूरे भारत में दूसरे स्थान पर हरियाणा का वोट शेयर इतना जो बड़ा है, उसका कारण यही है जो 2 साल से भाजपा का हरियाणा में जो शासन रहा है वो सबसे बड़ा जो शासन जो बताना चाहूंगा किसान विरोधी और जो हमारे जो बेरोजगार युवाओं के साथ जो बंदा मजाक भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आपने देखा होगा तमाम पत्ते लीक हुए हैं, पत्ते को डाला, आज तक उसकी जांच नहीं करवाई गई। तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, एसपीएससी कमीशन, जो इनके दुकानदारी जो एक धंधा बढ़ गया है, वो युवाओं के साथ एग्जाम का शेड्यूल जारी किया जाता है, फिर कोर्ट के द्वारा जो इनका जो भर्ती रोको बैंड है वो ही उसमें स्टे करवाती है। और जो इन्हें मैं कहना चाहता हूँ, ना तो ये कानून की प्रक्रिया को सही ढंग से निभाते हैं, ना ही इनको पूरी मैं समझता हूँ जो इनके जो एजी है उन्हें भी मैं समझ
समझता हूँ कानूनी जानकारी नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी यहाँ तक कहा कि इसकी आपको हाईकोर्ट में रिव्यू पिटीशन डालनी चाहिए थी। ठीक है। सोशो इकोनॉमिक के जो 5 नंबर ठीक का है। जो क्राइटेरिया जो रद्द किया गया, मैं बताना चाहूंगा लाखों युवाओं का भविष्य भारतीय जनता ठीक है सर, पार्टी ठीक के है। अधिकार में जो ठीक है। लगा है और युवाओं के साथ जो अन्याय किया है उसका बदला जो युवा वर्ग हो और चाहे किसान वर्ग हो, वो आने वाले विधानसभा चुनाव ठीक में है। भारतीय जनता पार्टी ठीक है, को ठीक है। सबक सिखाएगी। जैसा लोकसभा चुनाव में इनके साथ हुआ, उससे भी बदतर हालात इनकी विधानसभा चुनाव में होने वाली। ठीक है। अविनाश मलिक जी, कांग्रेस तो अभी से तैयारियों में जुट चुकी है। हरियाणा में आपकी किस तरह की तैयारी रहने वाली हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में हरियाणा में कांग्रेस ने मामला 50-50 पर ला दिया है। अब इसका प्रभाव विधानसभा चुनावों पर कितना पड़ेगा वो भी देखने वाली बात होगी। खैर, कांग्रेस ने तो अभी से तैयारी कर दी है, तो आने वाले जो चुनाव हैं विधानसभा का, उसमें बीजेपी अब की बार कितनी टक्कर कांग्रेस को दे सकती है, क्योंकि अब तो यही कहना पड़ेगा जिस हिसाब से लोकसभा में देखने को मिला है। हालांकि वहां पर बीजेपी की सरकार है, आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? जी नहीं, देखिए जिस प्रकार से देखने को मिल रहा है पूरे देश में कांग्रेस की स्थिति खराब है और उसके बावजूद भी हरियाणा प्रदेश कांग्रेस की यूनिट यदि जश्न मना रही है, यदि प्रसन्न है, तो एक अलग विषय हो सकता है। जी, मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से तीसरी बार सत्ता में आई है, नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने स्थान प्राप्त किया है पूरे देश के अंदर, तो इस विषय को समझना बहुत आवश्यक है। और कांग्रेस के लोग आज के समय में घबराहट में है, एक प्रकार की बौखलाहट में है। और मैं यूं कहूं कि हार को छुपाने के लिए ये मुस्कुराने का काम कांग्रेस वाले बंद कर दो। जिस प्रकार से हार का दुख कांग्रेस वालों को है और ये मुस्कुरा रहे हैं वाकई में, तो जिस प्रकार से कांग्रेस बौखलाई हुई है, राहुल गांधी जी बौखलाए हुए हैं, प्रियंका जी बौखलाई हुई है, और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर इन्होंने नारा दिया था पूर्व में, मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, तो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा किस प्रकार से विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में फेल हुआ था वो भी मालूम है। ठीक है। किस प्रकार से प्रियंका गांधी जी फ्लॉप हो गई थी उत्तर प्रदेश के अंदर, वो भी इन्हें मालूम है। उसके बाद नहीं, लेकिन अविरल मलिक जी यहाँ पर, अविरल मलिक जी, मलिक साहब सुनिए, ठीक है, लेकिन यहां पर एक बात जरूर देखनी पड़ेगी। अब की बार बेशक प्रियंका गांधी ने यह नारा नहीं दिया कि लड़की हूं लड़ सकती हूं, लेकिन जहां पर प्रियंका गांधी ने अब की बार पूरे जोश के साथ प्रचार किया, जिन सीटों पर उन्होंने जिम्मेदारी ली उनको जिताया जरूर है। अब की बार अगर बरेली, हम अमेठी और रायबरेली की बात करें तो दोनों सीटों को निकाल लिया उन्होंने। जी हाँ, देखिए जिस प्रकार से आप कह रहे हैं प्रियंका गांधी जी ने इस बार कोई नारा नहीं दिया, तो प्रियंका गांधी ने इस बार नारा नहीं दिया, नहीं प्रियंका गांधी को इस बार सामने लाए नहीं गए। प्रियंका गांधी कौन से चुनाव प्रचार में सामने थी? वो सबको मालूम है कि किस प्रकार से आचार्य प्रमोद कृष्णम जी ने भी इस बात को स्पष्ट किया है कि प्रियंका गांधी जी को कोई तवज्जो कांग्रेस पार्टी के अंदर नहीं दी जाती है, नंबर 1। और दूसरी बात यह है, ये गांधी परिवार इस प्रकार से इस पार्टी को नहीं कर रहा है, नहीं 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 नहीं, गलत है, गलत। मलिक साहब, भ्रष्टाचारी लोग हैं। मलिक साहब, अभी जो आप बात कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी को कांग्रेस में कोई तवज्जो नहीं दी जाती, आप खुद हमें चलानी पड़ी। ठीक है, 99 से 9 पर ठीक है अगले लोकसभा चुनाव में 9 सीटें आएंगी। चलिए ठीक है। मलिक साहब, अभी आप कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी को कांग्रेस में किसी तरह की तवज्जो नहीं दी जाती, और आप खुद यह भी कह रहे हैं कि विधानसभा चुनावों में उन्होंने एक नारा चलाया था, लड़की हूं लड़ सकती हूं, तो उस टाइम पे पूरे विधानसभा में उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी प्रियंका गांधी के ही कंधों पर थी। खैर, मांगूंगा आपके पास योगेश जी, अभी जो हरियाणा में स्थिति देखने को मिल रही है, वहां पर यह भी सुनने में पहले से आ रहा था कि 2 गुट हैं, हुड्डा जी का अलग गुट है, कुमारी शैलेजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला, और जो अब कांग्रेस से अलग हो चुकी हैं किरण चौधरी। अगर लोकसभा चुनावों में मिलजुल कर काम किया जाता तो हो सकता था कि 5 सीटों से ज्यादा कांग्रेस वहां पर निकाल सकती थी। देखिए पुष्पेंद्र जी, कांग्रेस पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, उसमें सभी सीनियर नेता हो या आम कार्यकर्ता हो, हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार है। ना कि भाजपा की तरह डिक्टेटरशिप नहीं है यहाँ। भाजपा में आपने देखा इस तरह से
माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह के अलावा, वो चाहे आप हरियाणा की बात करें, इनकी गुटबाजी जो जग जाहिर रही है, मैं बताना चाहूंगा अनिल विज साहब इनके कहीं भी प्रचार के लिए नहीं गए और हिसार में रणजीत सिंह उम्मीदवार थे भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने बिल्कुल इनके ऊपर आरोप लगाए हैं बीजेपी के बड़े नेताओं पर भीतरघात के। और हमारे सभी को आजादी है और कल बैठक में स्पष्ट रूप से यह तय हुआ है कि सभी एकजुट होकर पार्टी की एकजुटता के लिए काम करेंगे और कोई भी मीडिया में बयानबाजी नहीं देंगे। हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार है और कांग्रेस पार्टी में कोई भी गुटबाजी नहीं है। ये सिर्फ मीडिया द्वारा, या मैं कहना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी द्वारा इस तरह की जो लोगों में एक अफवाहें फैलाई जाती है, जबकि अब जो गुटबाजी भारतीय जनता पार्टी की, जब से खट्टर साहब ने एक जो मोनोपोली की है इनकी पार्टी के अंदर, तब से लोगों में एक विरोध के स्वर जग जाहिर है पूरे हरियाणा में। योगेश जी, अभी आपने जो बात कही है कि हरियाणा के अंदर किसी तरह की कोई गुटबाजी नहीं है, लेकिन साफ तौर पर यह भी देखा जाता रहा है कि कांग्रेस में जिस राज्य में गुटबाजी हुई, जहां भी गुटबाजी होनी शुरू हो गई, वहां से कांग्रेस का सफाया हो गया। अगर हम उदाहरण के तौर पर पंजाब की बात करें तो पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के 2 खेमे बन गए थे, वहां पर किसी तरह का कोई फैसला नहीं हो पाया। लास्ट में आकर आपने चरणजीत सिंह चन्नी को वहां का मुख्यमंत्री बना दिया और आने वाले विधानसभा चुनावों में स्थिति वो बनी कि कांग्रेस वहां पर हार गई। देखिए पुष्पेंद्र जी, हरियाणा में का माहौल, चाहे दलित वर्ग, मजदूर, शोषित, जो भाजपा द्वारा जो युवाओं का शोषण किया गया है, हर वर्ग, जो हमारे जननायक नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ आज पूरा प्रदेश जुड़ा हुआ है और एक प्रदेश में पूरे एक हुड्डा साहब की और उदय भानजी की जो जोड़ी है, उनकी एक पूरे प्रदेश में एक आंधी आई हुई है और खुद इनकी भारतीय जनता पार्टी भी इसको एडमिट कर रही है। क्योंकि आपने देखा होगा जब से 4 जून से परिणाम आए हैं, भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर है और वो अपनी निश्चित हार मान चुके हैं। अपनी हार को देखकर वो तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। कभी कोई उसमें आरक्षण का वो एक शिगुफा छोड़ते हैं, जो इन्होंने पहले जो खुद अपने फैसले बदले हैं, चाहे आप किसी तरह के इनके जो आप उदाहरण लीजिए, अब नई नई घोषणाएं करके, क्योंकि ये अपनी हार निश्चित समझ चुके हैं और सिर्फ 1-2 महीने का समय इनके पास है। उसमें आप देख रहे हो लॉ एंड ऑर्डर की आज स्थिति क्या है। आज जो पूरे हिसार में पिछले 2 दिनों में 5 व्यापारियों से फिरौती मांगी चुकी है करोड़ों रुपए की, और ये लोग कुछ नहीं कर पा रहे क्योंकि इनका ध्यान सिर्फ झूठ फरेब की राजनीति से वोट बटोरने पर ध्यान है और वो जनता इनको नकार चुकी है। ठीक है, पूरे प्रदेश में आपने देखा होगा 9 साल में खट्टर साहब ने कोई भी विकास का काम नहीं किया। युवाओं को भर्ती में हो चाहे खिलवाड़ किया, चाहे किसान विरोधी मानसिकता उनकी रही है। आपने देखा होगा कोई रोजगार मांगता है तो वो कहते हैं कि चंद्रयान पर आप जाइए। महिलाओं का अपमान इन्होंने किया है, युवाओं का अपमान किया है। दलित किसान विरोधी सरकार है ये। और मैं ये आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा, आज जनता मन बना चुकी है इनको बाहर का रास्ता दिखाने का। और मैं ये कहता हूं कि जो मुख्यमंत्री के बूथ से भी बीजेपी चुनाव हारी है, जो खुद मुख्यमंत्री का बूथ नारायणगढ़ हल्का, इनकी हर जगह हार हुई है और आज ये बुखलाहट में है। ठीक है योगेश जी, निश्चित हार से बुखलाई। ठीक है योगेश जी। मलिक साहब, लोकसभा चुनाव से पहले जेजेपी का भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन तोड़ देना, क्या यह भी एक वजह हो सकती है कि अब की बार हरियाणा में जो 2019 में 10 की 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हुआ था, अब की बार भारतीय जनता पार्टी 5 सीटों पर सिमट गई, और आने वाले विधानसभा चुनावों में इस बात का कितना प्रभाव पड़ सकता है जेजेपी का अलग होना? जी नहीं, देखिए जिस प्रकार से योगेश जी यहाँ मौजूद हैं, एक कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में मौजूद हैं, तो निश्चित रूप से पूरे देश की बात करेंगे और करना भी चाहेंगे, राष्ट्रीय स्तर की बात करना चाहेंगे। और ये विद्वान व्यक्ति हैं, इन्हें मालूम होगा
जब लोकसभा का चुनाव होता है तो वो एक प्रदेश तक सीमित नहीं होता, एक कंस्टिट्यूएंसी तक सीमित नहीं होता, वो पूरे देश का चुनाव होता है। और जब राष्ट्रीय स्तर का चुनाव है, जब लोकसभा का चुनाव है, तो इन्हें इस विषय को देखना चाहिए। हार और जीत लोकसभा में इस आधार पर तय होती है कि किसकी सरकार बनती है, किसकी नहीं बनती है। और उसके साथ साथ अगर बात की जाए जिस प्रकार से कांग्रेस मुक्त पश्चिम बंगाल का निर्माण हुआ, कांग्रेस मुक्त मध्य प्रदेश हुआ, कांग्रेस मुक्त दिल्ली हो गई, कांग्रेस मुक्त उत्तराखंड हो गया, कांग्रेस मुक्त हिमाचल प्रदेश हो गया, कांग्रेस मुक्त छत्तीसगढ़ हो गया, कांग्रेस मुक्त गुजरात हो गया, कांग्रेस मुक्त मध्य प्रदेश हुआ, तो इस विषय पर इन्हें स्पष्टीकरण देना चाहिए। और जहां तक हरियाणा की बात है, हरियाणा में नायब सिंह सैनी जी की सरकार गरीब, पीड़ित, शोषित, वंचित, दलित, आदिवासी, महिला, युवा, बेरोजगार सबके हित के लिए काम कर रही है। हम सबके साथ सबके विकास के आधार पर निश्चित रूप से काम कर रहे हैं और नायब सिंह सैनी जी सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। और जिस प्रकार से कांग्रेस का रवैया रहा है, एक वर्ग का साथ एक वर्ग का विकास, ये गलत है। सबका साथ सबका विकास करना चाहिए, वो हम कर रहे हैं। और जनता इसीलिए हमें पसंद कर रही है, गरीब इसीलिए हमें पसंद कर रहा है, और इसीलिए नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि हमने गरीब के लिए योजनाएं चलाई हैं। आज रुपया घिसता नहीं है, सीधा पहुंचता है जहां पहुंचना चाहिए। जिस प्रकार से सड़कों का जाल बुनने का कार्य गडकरी जी के नेतृत्व में हुआ, वो योगेश जी भी जानते हैं, बेहतरीन तरीके से जानते हैं। नहीं अविरल मलिक जी, देखिए जिस हिसाब से आपने अभी जिक्र किया कि ये राष्ट्रीय स्तर के चुनाव होते हैं, बड़े चुनाव होते हैं, और इसमें हार जीत ही असली मायने में वही देखी जाती है। बेशक बीजेपी कितनी सीटों से जीती है वो भी नहीं देखी जाती, लेकिन अब के चुनाव में जो देखने को मिला है वो यह देखने को मिला है, इंडिया गठबंधन हार कर भी जीत गया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा चर्चाएं इंडिया गठबंधन की हो रही हैं। जिस स्थिति में उन्होंने अपने आप को उभारा है, अब की बार उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी ने कमाल करके दिखाया है, अब की बार अयोध्या में जहां आपने राम मंदिर बनाया वहीं से आपकी हार होना, तो काफी कारण हुए हैं अब की बार। तो कह नहीं सकते कि हार जीत ही मायने रखती है, यह भी मायने रखता है कि कोई हार कर भी जीत जाता है। खैर योगेश जी अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए सर, जैसा कि अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मलिक साहब बता रहे थे कि इनकी जो नकारात्मक सोच है और इनके प्रधानमंत्री मोदी जी की जो कांग्रेस मुक्त भारत की ये बात करते हैं, आज मैं इन्हें बताना चाहूंगा कि जो कांग्रेस मुक्त भारत आज कम से कम 100 सीटों पे कांग्रेस पार्टी जीतकर और आज विपक्ष का नेता का पद माननीय राहुल गांधी जी ने पूरे देश में विपक्ष की आवाज बनकर पूरे देश में उभरे हैं। और जब जब इन्होंने कांग्रेस मुक्त भारत की बात की है, वही इन्हें मुंह की खानी पड़ी है। हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार आई है, कर्नाटक में सरकार आई है, और यूपी का जैसे आपने बताया कि इनका किस तरह से हाल हुआ है, अयोध्या में इनकी हार हुई है। अयोध्या की हार से इनके लिए एक बहुत बड़ा सबक है। इन्होंने धर्म और जाति के नाम पर जो देश को बांटने का प्रयास किया है, उसका इनको सबक सिखाया अयोध्या ने। आप मूल मुद्दे जो हैं, शिक्षा, महंगाई, बेरोजगारी, आप उन पर बात कीजिए। धर्म और जाति पर ज्यादा दिन तक ये राजनीति नहीं चलने वाली। आप देखिए, इनको स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। और मैं तो ये कहता हूं, ये जो सरकार है, ये बैसाखियों पर टिकी हुई मोदी जी की सरकार बनी है। और इनका खुद आरएसएस नहीं चाहता था कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने, और इन्होंने किस तरह से डिक्टेटरशिप से जो प्रधानमंत्री का पद जो हथियाया है, उसकी आज पूरे देश में चर्चा है। और आज चर्चा जनता की, इंडिया गठबंधन की चर्चा है जनता के बीच में, और जो भाजपा की जो पोल है वो खुल गई है। चलिए ठीक है, क्योंकि पूरे देश में इन्हें नकार दिया गया है। ठीक है मलिक साहब, मुस्कान आई है चेहरे पर, कुछ तो बात है, कह दीजिए। नहीं, देखिए जिस प्रकार से योगेश जी कह रहे थे, तो योगेश जी आपको यह भी देखना चाहिए कि जिस तरीके से कांग्रेस के लोग संविधान की पुस्तिका को लहरा रहे हैं, संविधान को लेकर घूम रहे हैं, तो ये संविधान इन्हें याद क्यों नहीं आया था जब कश्मीरी पंडितों को मार मार कर, काट काट कर भगाया गया था, जब टीकालाल टपलू जी की हत्या की गई थी, नीलकंठ गंजू जी की हत्या की गई थी, गिरिजा टिक्कू जी की हत्या की गई थी, तब ये संविधान याद क्यों नहीं आया था। उसके साथ साथ ये संविधान तब क्यों याद नहीं आया था जब झारखंड में नोटों का ढेर मिला
मिला था। संविधान ये तब क्यों याद नहीं आया था जब धीरज साहू के घर में पैसा बरामद हुआ और कैमरों से हमने, मीडिया के कैमरों से जनता ने देखा। ये संविधान तब क्यों याद नहीं आया था जब संदेश खाली का कांड हुआ। संविधान तब ये याद क्यों नहीं आया था जब नेशनल हेराल्ड का विषय आया। संविधान आईएनएक्स मीडिया के संबंध में याद क्यों नहीं आया। गाजियाबाद प्रोविडेंट फंड का जब घोटाला हुआ तब संविधान याद क्यों नहीं आया। फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये बात करें, बिल्कुल करें। फ्रीडम ऑफ स्पीच जिस तरीके से इमरान मसूद सहारनपुर का जो इनका अभी सांसद है, वो सांसद कहता है मोदी जी के संबंध में बोटी बोटी वाला बयान देता है, तो इस प्रकार का ये बयान देते हैं, फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं। तो आखिर ये क्या कहना चाहते हैं। ये खटाखट की बात करते हैं, तो खटाखट पालघर में संतों की निर्मम हत्या हुई, खटाखट की ये बात करते हैं। खटाखट कन्हैयालाल टेलर की हत्या हुई, उस विषय पर ये नहीं बोलते हैं। ये केवल एक वर्ग के लिए खड़े रहते हैं। अविरल जी, अभी आप जिस सहारनपुर की बात कर रहे हैं, जिस सांसद की बात कर रहे हैं इमरान मसूद की, उन्होंने कल ही योगी जी के काम की सराहना भी की है। मैं पुष्पेंद्र जी, इन्हें जो योगी जी आपके पास आऊंगा। योगी जी, लास्ट सवाल मेरा आपसे ही है, हरियाणा से जुड़ा हुआ ही सवाल है। ऐसे आरोप लगते रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा किसी जाट नेता को आगे नहीं बढ़ने देते, और यही वजह रही है किरण चौधरी ने पार्टी छोड़ दी। जो रणदीप सिंह सुरजेवाला हैं वो उनके कभी कभी विरोध में भी दिखाई देते हैं। तो क्या आपस में किसी तरह की वाद विवाद की स्थिति हमेशा बनी रहती है? पुष्पेंद्र जी, पहले तो मैं इनकी उस बात का जवाब दूंगा जी। जो संविधान पे इन्होंने बात की, इनके नेताओं का 400 पार का जो नारा था, वो क्यों 400 पार चाहते थे? क्योंकि ये लोग संविधान को बदलना चाहते थे। इनके मन में जो ये भावना थी कि विपक्ष को हम खत्म कर दें, विपक्ष को कुचल दे। जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं, ईडी, सीबीआई, उनका दुरुपयोग आज देश देख रहा है। सुप्रीम कोर्ट तक ने अपनी टिप्पणी की है, और आप देख रहे हो कि किस तरह से इन्होंने मणिपुर की घटना, जिसमें प्रधानमंत्री जी एक शब्द भी नहीं बोल पाए, और किस तरह से हमारे हरियाणा में जो हमारी बहन बेटियों के साथ हुआ, महिला पहलवानों के साथ किस तरह से ज्यादती हुई, उस समय ये प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी कहां थी? मैं इनसे ये सवाल पूछना चाहता हूं। और जहां तक कांग्रेस का आपने सवाल पूछा हुड्डा साहब का, हुड्डा साहब आज देश में उत्तर भारत के एक बहुत बड़े किसान नेता, जननायक नेता है, और उन्होंने बहुत से नेताओं को, चाहे वो जाति पाति की राजनीति नहीं करते, उन्होंने 36 बिरादरी के नेताओं को आगे बढ़ाने का काम किया है। और आज आप देख सकते हो हर जगह, हर प्रदेश, गांव-गांव, शहर से एक आवाज आ रही है कि हुड्डा साहब हरियाणा में जो 10 साल का उनका शासन था, जिसमें हर वर्ग, और हरियाणा नंबर 1 था, और आज हरियाणा नंबर 1 है बेरोजगारी में। वो 10 साल का शासन जो आज प्रदेश की जनता चाहती है कि हुड्डा साहब के नेतृत्व में प्रदेश में सरकार बने और वो मुख्यमंत्री बने, जब वो सभी जो आम आदमी की जो समस्याएं दूर हो, और युवाओं को 2 लाख रोजगार का उन्होंने वादा किया है। ठीक है योगेश जी और अविरल मलिक जी, आप दोनों मेहमानों का मैं यहाँ पर धन्यवाद करना चाहूंगा। समय की कमी है, आप दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े। तो कल हरियाणा नेताओं के साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी जी की बैठक हुई। बैठक में राहुल गांधी ने कई तरह की नसीहत वहां के नेताओं को दी और बताया कि आने वाले विधानसभा चुनावों में किस तरह से हमें आगे बढ़ना है। और आज खड़गे जी के आवास पर जो बैठक चल रही है इंडिया ब्लॉक के नेताओं की, उस पर भी कई तरह की बातें निकलकर सामने आ सकती हैं। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज।